प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। हेलो बच्चों, झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो डीडी झारखंड के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है वह आप सभी को पसंद आ रही होगी और इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपने स्कूल को भी बहुत ज्यादा मिस नहीं कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि आज के इस सत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस सत्र की शुरुआत हम कक्षा 10 की पढ़ाई से करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जैव प्रक्रम पाठ के बारे में कुछ और बातों को जानेंगे, यानी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में जानेंगे, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। हम इसके अब तक 4 भाग पहले ही कर चुके हैं और ये इसका 5वां भाग है, जिसमें हम एक नए जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये नया जैव प्रक्रम है वहन। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मनुष्य में वहन की। तो हम जानते हैं मनुष्य में जो वहन होता है वो होता है रक्त की वजह से। तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है वो लगभग रक्त का आधा होता है। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें होते हैं लाल रक्त कोशिका, और बचे हुए जो पार्ट बचते हैं थोड़े से उसमें होते हैं श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। और इन सभी से मिलकर हमारा रक्त बनता है। अब क्योंकि प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वहन होता है वो प्लाज्मा की वजह से ही होता है। अब अगर हम बात करें कि प्लाज्मा वहन किस किस का करता है, तो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन होता है प्लाज्मा की मदद से। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं, क्योंकि लाल रुधिर कोशिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब इन सभी को पंप करने के लिए कोई तो पंपिंग चाहिए होगी और वो काम करता है हमारा हृदय। तो चलिए अब समझते हैं हृदय को। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तो आकार तो इसका पता चल गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है, और हृदय का यही काम होता है। अब हृदय इस काम को कैसे करता है ये समझने के लिए पहले हमें हृदय को समझना होगा। तो चलिए आइए समझते हैं हृदय को। ये हमारा हृदय का डायग्राम है। अब हम जानते हैं कि जो मानव का हृदय होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो चलिए इसे 4 भागों में बांट देते हैं। अब इस तरफ हुआ दायां भाग और इस तरफ हुआ बायां भाग। अब जो ऊपर के 2 भाग हैं उन्हें कहा जाता है अलिंद और नीचे के भागों को कहा जाता है निलय। ऊपर में जो दाईं तरफ भाग है उसका नाम हो जाएगा फिर दायां अलिंद और बाएं वाले भाग का हो जाएगा बायां अलिंद। इसी तरह नीचे जो दाएं वाला भाग है उसे कहा जाएगा दायां निलय और बाएं वाले भाग को कहा जाएगा बायां निलय। तो ये जो 4 भाग हैं उनके नाम तो पता चल गए। इसके अलावा हमारे हृदय में शिराएं होती हैं और धमनियां होती हैं। तो अगर हम दाएं साइड की बात करें तो दाएं भाग में 2 महाशिरा होते हैं। एक होता है शरीर के ऊपरी भाग वाला महाशिरा और एक होता है निचली भाग का महाशिरा। इससे जो रक्त होता है वो हमारे हृदय में आता है। और फिर हमारे पास होता है फुफ्फुस धमनियां, जिससे जो दाएं भाग में जो रक्त आया था वो हृदय से बाहर जाता है। अगर हम बाएं भाग की बात करें तो बाएं भाग में एक महाधनी होती है जिससे जो रक्त है वो बाहर जाता है, और
फुफ्फुस सिराएं होती हैं जिससे रक्त दाएं भाग में आता है। इसके अलावा हृदय में होता है विभाजक जो दाएं भाग को बाएं भाग से अलग करता है। अब अगर परीक्षा में ये सवाल आता है कि हृदय के बारे में बताएं, तो ये डायग्राम बनाने में ही हमें आधा घंटा लग जाएगा। तो ये डायग्राम बनाना तो थोड़ा कठिन है और इससे हमें ज्यादा समझ में भी नहीं आता कि हृदय में सारी चीजें हो किस तरीके से रही है। इसलिए हम हृदय का एक थोड़ा आसान सा डायग्राम बनाते हैं। ये हृदय का एक आसान डायग्राम है जहां पर आप हृदय के चारों भाग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े हैं और नीचे की तरफ बॉडी यानी कि हमारा शरीर और वहां पर मौजूद कोशिकाएं हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया तो जल्दी से जान लेते हैं कि जो हमारा रक्त है वो हृदय में किस तरीके से बहता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के पास जो रक्त है वो हमारे बाएं अलिंद में आता है। अब क्योंकि ये लंग्स से आया है इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी। अब ये ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो यहाँ से जाता है बाएं निलय के पास में और बाएं निलय से होता हुआ कि जाता है हमारे शरीर के पास में। अब शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब जो हमारा रक्त है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुकी है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ये जाता है दाएं अलिंद के पास में और दाएं अलिंद से ये जाता है दाएं निलय के पास में और दाएं निलय से ये वापस चला जाता है लंग्स के पास में जहां इसमें फिर से वापस ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे अलग हो जाता है। तो ये है मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य। तो हृदय का इस तरह का काट दृश्य जो होता है वो हमारी मदद करता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को आसानी से समझाने में और इसे कहा जाता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण। अब चलिए एक चीज रह गई है हमारे हृदय में समझना, वो है वाल्व। चलिए जानते हैं कि आखिर वाल्व का काम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं और इन चारों भागों में हमेशा जो रक्त है वो आता रहता है और जाता रहता है। अब ये भी तो हो सकता है कि रक्त जहां से आया था और उसे जहां जाना था उसकी जगह वो जहां से आया था वापस वहीं चला जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए जो हमारा हृदय है उसके अंदर वाल्व होते हैं और जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो ये काम होता है वाल्व का। चलिए हृदय से जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं। जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये भित्ति के विरुद्ध दाब लगाती हैं और इसे कहा जाता है रक्तदाब। आपने ये मशीन तो देखी ही होगी। इसका इस्तेमाल होता है ये नापने के लिए कि रक्तदाब कितना है। अब यह जो रक्तदाब होता है ये शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धमनियों से जो रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंचाना होता है और इसीलिए इनका दाब बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है। और इसीलिए जो धमनियां होती हैं वो शिराओं की अपेक्षा ज्यादा मोटी होती है क्योंकि अगर वो ज्यादा मोटी नहीं होगी तो ज्यादा दाब के कारण वो फट सकती हैं। ये जो दाब होते हैं इन्हें नाम भी दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं कि वो नाम क्या है। जब निलय प्रंकुचन होता है उस समय जो दाब लगता है उसे कहा जाता है प्रंकुचन दाब और जब निलय अनुस्थलन होता है उस समय जो दाब लगता है उसे कहा जाता है अनुस्थलन। चलिए अब जानते हैं प्लेटलेट्स के द्वारा अनुरक्षण का। दरअसल प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे रक्त में WBC, RBC और प्लाज्मा के अलावा चौथी चीज है और इसका काम होता है थक्का बनाना। दरअसल कई बार क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है और उससे क्या होता है कि रक्त बहने लग जाता है, तो उसे रोकना जरूरी है। तो प्लेटलेट्स का काम यही होता है कि ये पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और जहां पर भी रक्तस्राव हो रहा होता है उस स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। चलिए अब जान लेते हैं वहन में लसिका के बारे में। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो हमारी रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनसे कुछ रक्त जो होता है वो हमारे उत्तकों में चला जाता है और इसीलिए इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं।
ये रंगहीन होता है क्योंकि हमारे रक्त का रंग जो होता है वो होता है लाल रुधिर कोशिकाओं की वजह से, परंतु जब यह उत्तकों में जाता है तो हमारा लाल रक्त कोशिका जो है वो उत्तकों में नहीं जा पाता और इसलिए जो लसिका होता है वो रंगहीन रह जाता है। तो ये तो था कि मानव में वहन किस प्रकार से होता है। चलिए जानते हैं कि पौधों में वहन किस तरीके से होता है। अगर हम छोटे पौधों की बात करें तो उनमें विसरण से जो पानी होता है वो ऊपर चला जाता है और पत्तियों में जो भोजन बना होता है वो नीचे आ जाता है। परंतु अगर हम बड़े पेड़ों की बात करें तो अगर पेड़ों के बड़े होने के कारण पत्तियों और जड़ों में दूरी बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा और पौधों को एक नया तरीका ढूंढना होगा इस प्रक्रम को जारी रखने के लिए। तो पौधों का जो ये वहन तंत्र होता है वो ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। अब ये जो दो पथ हैं, एक तो जो हमारा जड़ों से कच्ची सामग्री पत्तियों तक पहुंचाना है और दूसरा जो पत्तियों में भोजन बना है वो जड़ों तक पहुंचाना है। ये दो पथ आपस में स्वतंत्र होते हैं और संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दरअसल अगर हम पौधों की बात करें तो वो पानी को उसी तरीके से पीते हैं जैसे हम मान लीजिए स्ट्रॉ से किसी ग्लास में रखे पानी को पी रहे हो। तो ये जो काम होता है ये होता है जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम क्या करता है, वो जल और जो मिनरल होते हैं उन्हें नीचे से यानी कि जड़ों से लेते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है कि वो जो पत्तियों में भोजन होता है उसे जड़ों तक पहुंचाता है। अब इन दोनों नामों में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। जाइलम मैच करता है जल से, तो जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। वहीं फ्लोएम मैच करता है फूड से, तो फ्लोएम फूड पहुंचाने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण होता किस तरीके से है। दरअसल फ्लोएम द्वारा जो स्थानांतरण होता है वो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है, ये अपने आप नहीं हो सकता और इसलिए पदार्थ फ्लोएम उत्तकों में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो जितने भी काम हमें करने होते हैं वो कोशिका एटीपी की मदद से करती है और इसीलिए जो फ्लोएम उत्तकों में ये जो स्थानांतरण होता है इसके लिए भी एटीपी से ही ऊर्जा ली जाती है। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हमने क्या जाना। इस भाग में हमने जाना वहन के बारे में। तो इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़िएगा अपनी एनसीईआरटी के बुक के जैव प्रक्रम वाले अध्याय में। और इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है वहन, उसके बाद आपको पढ़ना है मानव में वहन और उसके बाद पढ़ना है पादपों में परिवहन। अगली वीडियो हमारे इस अध्याय की आखिरी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लास्ट जैव प्रक्रम की बात करेंगे जो है उत्सर्जन। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भाग पहला। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आर्थिक क्षेत्रों का वर्गीकरण कैसे होता है और आर्थिक क्षेत्रों की बदलती भूमिका क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह जानना कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्र क्या क्या हैं। दोस्तों आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि
हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्र भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र क्या क्या हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों, यह है 3 आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक। तो चलिए हम सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम आर्थिक क्षेत्रों के दूसरे यानी द्वितीयक क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशों का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम तीसरे क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपर्युक्त 2 क्षेत्रों से भिन्न है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों यानी परिवहन द्वारा जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने का आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप या संचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन कब और कैसे आता है। सामान्यतया अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। लंबे समय, मान लीजिए 100 वर्षों से भी अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए
और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के क्या फर्क हुए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाया गया है। यह 2 वर्षों के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 30 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। चलिए अब हम जानते हैं कि भारत में तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, बैंक, थाना आदि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार ही उठाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, शॉपिंग और निजी विद्यालय इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। चलिए दोस्तों, एक छोटा किसान जिसका नाम लक्ष्मी है का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसे फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। दोस्तों, यह है अल्प बेरोजगारी की स्थिति। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है, यानी खुली बेरोजगारी। इसीलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारी अल्प बेरोजगारी की समस्या का हल निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में आज क्या सीखा। आर्थिक क्षेत्रों का वर्गीकरण करना सीखा और आर्थिक क्षेत्रों की बदलती भूमिका के बारे में सीखा। अब हम अगली वीडियो में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में भी जान लेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भाग दूसरा। आज हम सीखेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र और दूसरा सार्वजनिक और
निजी क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मृदा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उग जाएगी। अब हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों यानी बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब हम मान लेते हैं ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है या फिर एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि अल्प बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। हम मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए व्यापार के तौर पर उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसे निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता। चलिए अब हम जानते हैं कि अल्प बेरोजगारी के अन्य समाधान क्या हो सकते। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर यानी दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने की आयु को लगभग 20 करोड़ तक है। इनमें लगभग 2/3 ही विद्यालय जाते हैं। शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी हाल में भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है
तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि संगठित क्षेत्र क्या होते हैं। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं। रोजगार सुरक्षित नहीं है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने आप छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। यह पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वह ऐसी रणनीति कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं जहां बहुत कम वेतन मिलते हैं। सन 1990 से यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते हैं या ठेला लगाते हैं या कुछ अन्य काम करते देखे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके उदाहरण है रेलवे अथवा डाकघर। स्वामित्व आधारित क्षेत्र निजी क्षेत्र क्या है, चलिए जानते हैं। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। उदाहरण टाटा स्टील इंडस्ट्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। उड़ीसा अथवा मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर विश्व के निर्धनतम भागों जैसे अफ्रीका देशों से भी अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवश्यक सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल कर। दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में जाना और दूसरा हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बारे में जाना। अब हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सत्र में आपको जो पढ़ाया गया है वह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने कक्षा 10 में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में पढ़ा। बच्चों, आइए एक नजर डालते हैं कि कल इस सत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल के इस सत्र में भी हम कक्षा 10 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश के चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या थी वो 2 कहानियां। उसके बाद बच्चों हम हिंदी में बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत द्वारा लिखी गई एक कविता पढ़ेंगे। बच्चों, इस एपिसोड का पुनः प्रसारण आप ठीक 4 बजे से YouTube पर भी देख सकते हैं। YouTube पर आप DG7 इकोवेशन सर्च करेंगे तो ये एपिसोड आप देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।